नमस्कार मित्रों, हम फिर हाजिर हैं। मैं राजेश आसुदानी रकीब। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आसुदानी आपका मित्र। एक बार पुनः हम लोग आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और आज हम एक कहानी को छूने जा रहे हैं। और राजेश जी, ये कहानी लिखी है मालती जोशी जी ने। जी, मालती जोशी जी से आप लोग परिचित होंगे। हिंदी कहानियों का एक जाना माना नाम है। बिल्कुल। और उनकी कहानियों के अंतर्गत मनोविज्ञान का चिंतन हमें दिखाई देता है, मानवीय संवेदनाएं दिखाई देती हैं, रिश्तों के ताने बाने दिखाई देती हैं और समाज पर कटाक्ष भी दिखाई देता है। ये तो कहने को तो पारिवारिक कहानियां, नॉर्मल आम जीवन की कहानियां हैं वे, पर इनके कितनी गहराई से जो सामान्य परिस्थितियों को जो प्रस्तुत किया है उन्होंने विनोद जी, बहुत काबिल तारीफ है और मन में कहीं गहरे उतर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी की पगडंडी पर चलते चलते जब हम उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हैं तो हमारे रिश्तों के ताने बाने भी उधड़ते रहते हैं और फिर जुड़ते रहते हैं। इसी उधड़ बुन में ही कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं जो हमारे साधारण सी कल्पना से बाहर होते हैं, जिन्हें समाज का या सामाजिक जो एक हमारा ढांचा है उस ढांचे में शायद वो सहजता से फिट भी नहीं होते, किंतु वह मानवीय सच्चाई होती है, मनोवैज्ञानिक सच्चाई होती है। तो राजेश जी, अतृप्त आत्माओं का देश एक ऐसी ही कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है और चिंतन करने पर मजबूर करती है और रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने के लिए भी आमादा करती है। बिल्कुल, ऐसा कोई भी रिश्ता जो परिभाषित सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता, हम उसके प्रति बड़े उदासीन और बड़ा कठोर रवैया रखते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा ही रिश्ता जुड़ता है विनोद जी। जी बिल्कुल। छाया के बीच, वैसे फ्लैशबैक में है सारी कहानी, और साथ में छाया जिनके डॉक्टर कुमार के साथ जो रहती हैं, दोनों लेक्चरर होते हैं, छाया संगीत और वो गणित पढ़ाते हैं। और इनकी मुलाकात जो होती है, 15 साल से साथ रह रहे हैं, पर जो इनकी मुलाकात जो हुई वो इन परिस्थितियों में हुई जहाँ छाया भी अकेली थी और डॉक्टर कुमार भी। छाया तो देहांत हो गया था, विधवा हो गई। वो तो नॉर्मल सी बात है कि ठीक है, विधवा विवाह पहले तो ये भी बड़ी बात होती थी, लेकिन आजकल मान लेते हैं कि 50-100 सालों से फिर भी उतनी साधारण बात नहीं है विनोद जी। नहीं कि एक विधवा अगर किसी हमें बिल्कुल याद करना पड़ेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत कोशिशें की थी और 1856 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जमाने के विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। और उसके कारण ये जो कुप्रथा है काफी हद तक हमारे देश से और समाज से समाप्त हो चुकी है। किंतु लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो विधवा विवाह को बहुत ही सहजता से मान्यता नहीं लेते। एकेडमिकली चाहे हमने मान लिया हो कि विडो रीमैरिज का कानून पास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी जिंदगी में जब हम देखें, हमारे आसपास भी कोई अगर विधवा से विवाह कर दे तो पहला हमारा रिएक्शन होता है, क्यों भाई, तुमको कुंवारी लड़की नहीं मिल सकती थी? जी बिल्कुल। तो सामाजिक परिवर्तन और कानूनी बात एक अलग अलग दोनों दायरे हैं। जी, तो छाया आ गई, विधवा। कुमार का भी मैरिज हो चुका है, कुमार का भी शादी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, लेकिन वो घर से यहाँ दूर उन्होंने तबादला ले लिया है। क्यों? क्या उनका दाम्पत्य जीवन उतना सुखी नहीं है। उनकी जो पत्नी है वो एक बड़े घर की बेटी है और उसी का उसको अभिमान है, और डॉक्टर कुमार को बुरा भला कहती रहती हैं और इतना परेशान होकर के, तंग आकर के, बेजार होकर के उन्होंने तबादला अपना दूर कहीं ले लिया, ताकि घर से एक तरह से छुटकारा मिले। जैसे कहते हैं ना जी को, कैद करके खुशी से हंसते हैं, इन घरौंदों में मुस्कुराएं क्या। वाह भाई वाह। तो इस तरह की कोई बात उनके साथ रही है और वो अकेले यहाँ रहते हैं, भी अकेली। तो ये मिले और इन दोनों के बीच में धीरे-धीरे स्नेह बढ़ता गया, प्रेम पनपा, स्नेह बढ़ता गया। और को विचार किया इन्होंने कि अब हम भाई शादी कर लें। अब शादी कर लें तो तलाक चाहिए डॉक्टर कुमार को, तो डॉक्टर कुमार ने तलाक की प्रोसीडिंग्स शुरू की। लेकिन आप तो जानते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था जो है उसमें बरसों के बरसों बीत जाते हैं, और वो तलाक देना नहीं चाहती थी उनकी पत्नी। ये भी एक बात है, उनकी पत्नी जो है वो तलाक देना नहीं चाहती, तो बरसों बरस बीतने लगे पर तलाक होने से रहा। तब इन्होंने निर्णय किया कि एक बार छाया ने उनका साजो सामान सारा अपने घर ला लिया और डॉक्टर कुमार छाया के घर आके रहने लगे। तो 15 साल बड़े प्रेम में, बड़े स्नेह में बीत जाते हैं। और लेकिन इसका जो परिणाम है, जैसे भाभी जो कहानी बताती है, जो नैरेटर है, वो भी कहती है कि हमारा भी दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया कि ये क्या बात हुई। एक तो बिना तलाक के मतलब एक साथ रहने लगे, और दूसरा साहब ये कि घर जवाई बन के उनको मजा आ रहा है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी वी आर स्लेव टू द स्कीमास, कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। उस ढर्रे से थोड़ा भी जब कुछ अलग होता है तो बड़े हमको सहज नहीं होते, हम लोग एक एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं कर पाते। तो
डॉक्टर कुमार बीमार हो जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जी। जो रिलेशनशिप में जो डायनामिक्स है, जिसको मैं कहूँगा रिलेशनशिप डायनामिक्स, हाँ। उसका कहानी वर्णन करती है कि उनकी जो पत्नी आती है बहुत ही बुरा भला कहती है छाया को, इतना बुरा भला कि शायद कोई सुन भी ना सके। और छाया जानती है, इसलिए पहले ही वहां से निकल करके निकल भाभी के जाती घर पर आके है, रहती है। रह जाती हैं, ताकि किसी को मौका न मिले उनको। वो जानती हैं कि वो इस तरह से बुला भरा कहेंगी, क्योंकि वो टोटली सामाजिक ढांचे में ढली हुई है। और कौन जादूगरनी है जिसने छीन लिया मेरे पति को, इस तरह की वो बातें जो है। बिल्कुल, उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह है, वो भी कठोर हो गई है, अपने पिता को पिता मानने को तैयार नहीं है। बेटा रोना चाहता है पर माँ के डर से रो नहीं पाता। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। और छाया ने इस एक साल में जब डॉक्टर कुमार बीमार थे 2-3 बार चिट्ठियां लिखी थी जी। उनको आने के लिए कहा था, किंतु उन्होंने कह दिया कि जीते जी या मरे, हमें कोई भी मरने आपसे से मतलब संबंध नहीं है। है। पर छाया ये भी जानती है कि जीने से तो संबंध नहीं था, पर मरने से है। बिल्कुल, मरने से इसलिए संबंध है कि डॉक्टर कुमार की जो प्रॉपर्टी है जी। निश्चित रूप से उन पर उनकी दृष्टि है। कम से कम जो डॉक्टर कुमार के साले हैं, हाँ, जो बच्चों के मामा हैं, हाँ। उनकी तो दृष्टि निश्चित रूप से उस दौलत पर है। बिल्कुल। और ये भी हम कह सकते हैं उनकी जो पत्नी है वो भी इसी नेचर की है, इस तरह से कठोर और इस तरह से। और बेटी भी जो है वो भी इस तरह से कठोर। बेटा जो है वो अबोल हो गया है, बेटी चिड़चिड़ी हो गई है, बेटा अबोल हो गया है। तो वो लोग आते हैं और फाइनली डेड बॉडी को अपने गांव ले जाते हैं। कि वो ये देखिए, जीते जी इंसान को किसी ने नहीं पूछा, कभी उनको नहीं बुलाया प्रेम से कि आप वापस आ जाएं, क्यों दूर तबादला ले लिया, पर मुर्दे पर अब भी हक है। तो ये चले जाते हैं इनको लेके। बड़ा अजीब, घर को भी सील करने की बात करता है उनका मामा बच्चों का, लेकिन ये कहती है छाया का घर है ये। जी, वो छाया का ही घर होता है, जो डॉक्टर कुमार छाया के पास आकर रहते हैं जी। और कुछ दिन बाद छाया के जो मानस पुत्र, जो अडॉप्टेड बेटे हैं या माने हुए बेटे बोलेंगे, हाँ, वो आते हैं, उसे अमेरिका साथ चलने का निवेदन करते हैं और वो जबरदस्ती ले ही जाते हैं। तो वो तैयार हो जाती हैं फाइनली जाने। देखिए कितने प्रेम संबंध, स्नेह संबंध हैं। और छाया बताती भी है इन बच्चों को दोबारा, जब ये प्रॉपर्टी लेने 13वीं के बाद आते हैं, कि डॉक्टर साहब थे ही ऐसे कि कई लोगों का स्नेह उनसे वाबस्ता था। आप इससे देखिए, अपने परिवार वाले, पत्नी ने उनसे स्नेह नहीं किया, लेकिन बच्ची ने नहीं किया स्नेह, लेकिन बाकी लोगों ने तो किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिश्तों की का जो ढांचा है, रिश्तों का जो विकास है, वो कहीं ना कहीं कोई लोग इतने विकृत हो जाते हैं कि एक स्नेही व्यक्ति के साथ भी वो नहीं रख पाते रिश्ता। तो जब बच्चे आते हैं मनोज जी, तो छाया उनको सारी चीजें देती हैं, लगभग सब कुछ दे डालती हैं, यहाँ तक कि उनके सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल्स, उनके जिनकी शायद कदर भी नहीं है उनकी नज़र में, लेकिन एक अपने पिता की निशानी के रूप में छाया उन्हें देती जाती हैं। और न सिर्फ देती जाती हैं, देते देते जिस तरह से वो कठोर बन चुकी है उसकी बेटी, और तो फिर बेटा और बहू भी साथ हैं, जवाई भी है। तो वो लोग उतने कठोर नहीं है, बेटा और जवाई, और बहू तो खैर दूसरे घर की है, वो तो नई नवेली है, और बेटी कठोर है। तो धीरे धीरे वो हृदय परिवर्तन उनको बताती हैं छाया कि ये रिश्ता नहीं चल पाया आपके माँ बाप का, तो उसमें जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी उनका कुप्रभाव आप लोगों पर पड़ा है। बिल्कुल। और छाया कहती है कि मैंने डॉक्टर कुमार को आपसे नहीं छीना था। ये बहुत समझने वाली बात है। जी जी। क्योंकि डॉक्टर कुमार छाया से मिलने से 2 वर्ष पहले ही अपना घर छोड़ करके इस दूर के किसी शहर में अपना तबादला करके अकेले रहने लगे थे जी। और उसके बाद भी परिवार के प्रति वो संवेदनशील थे। बेटी की शादी में वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया, पर उसके लिए 5 लाख का चेक उन्होंने सहर्ष दिया। तो ये दर्शाता है कि डॉक्टर कुमार कहीं परिवार से खुद विलग होना नहीं चाहते थे, पर जिस तरह का बर्ताव उन्हें अपनी शायद पत्नी द्वारा मिला, मेनली पत्नी द्वारा मिला, और उस तरह से वो कहीं ना कहीं वो अंतर्मुखी हो गए, विमुख हो गए, और न चाहते हुए भी कहीं उनसे वो दूर आकर यहाँ रहने लगे थे। और फिर छाया से उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल राजेश जी, जब छाया अंत में अपनी कार की चाबी जी जमाई को देती हैं, तब भाभी कहती है कि आपने ये क्या किया। वो जो वाक्य है जहाँ ये कहानी आके समाप्त होती है विनोद जी, वो बड़ा ही मार्मिक वाक्य है, सार गर्भित वाक्य है मैं कहूँगा। छाया उनसे कहती है कि देखिए, मेरे पास तो 15 साल भरे पूरे हैं। मैं 15 साल डॉक्टर कुमार के साथ रही, चाहे हमारी शादी नहीं हुई, तलाक नहीं होने की वजह से उनका, लेकिन इन बच्चों के पास क्या है?
जब से ये वहां से चले आए तो उनके बचपन वो छिन गया, पिता का साया उनके ऊपर से छिन गया। ये चाह कर भी पितृत्व नहीं निभा पाए, सिर्फ पैसे भेज दिए शादी के लिए, क्योंकि उनको वहां आने ही नहीं दिया गया। तो इनके पास कुछ नहीं है। तो ये रिश्तों से विनोद जी क्या मिलता है? जी बिल्कुल, ये कहानी बहुत सारे प्रश्न लेकर के हमारे सामने आती है। और ये अतृप्त आत्माएं क्यों अतृप्त है? बिल्कुल, तो ये कुमार और छाया का साथ रहना, ये तो कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, सामाजिक रूप से भी ठीक नहीं है। किंतु रिश्ते जो होते हैं, दोनों को या तृप्ति उसी में मिली। स्नेह जो होते हैं, क्या वो सामाजिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से जब ठीक हो तभी वो ठीक होते हैं क्या? या ऐसा होता है कि कानूनी और सामाजिक रूप से तो ठीक होते हैं, ठीक होते हैं, किंतु भावनात्मक धरातल पर वो ठीक नहीं होते? कुमार और उनकी पत्नी, बिल्कुल। और छाया और कुमार जी के रिलेशन भावनात्मक धरातल पर ठीक है, सामाजिक और कानूनी धरातल पर वो ठीक नहीं है। तो ये बड़ा रहस्य है कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिलेशनशिप। इट शुड ऑलवेज बी अ सबसेरिवेंट टू द सोशो कल्चरल नॉर्म्स, ये और हमने दे कैन ऑपरेट एट सम अदर लेवल, अदर रियलिटी। तो वही है, रिश्ते भावनात्मक रूप से मनो के रिश्ते होते हैं। रिश्ते बाकी सामाजिक ढांचों फॉर्मल नहीं हो सकते कि ये फॉर्म है, ये शादी हो गई है तो अब आपको ये रिश्ता निभाना है, वो उसका मेरे ख्याल से कोई उतना औचित्य महत्व नहीं रहता। और अतृप्ति जो है आत्माओं की, शायद कहीं यहीं से जन्म लेती है कि हम ढांचों में खुद को फिक्स करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं। अब देखिए, शुरू में जो अतृप्त आत्मा है, हम मान लें कि उनकी जो पत्नी थी वो अतृप्त आत्मा थी, क्यों थी? उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव ऐसा कठोर आखिर क्यों हुआ? ये कहानी में नहीं बताया गया है, हमें ये सोचना है क्यों। शायद वो शादी न करना चाहती हो कुमार से, डॉक्टर कुमार से, या उनका जो बचपन है बड़ा या कठोर गुजरा हो। जैसे ममता का सुचक्र जिसको कहते हैं, कहानी में हमने बात की थी विनोद जी, तो शायद ममता का सुचक्र खंडित हो गया हो उनके लिए। धर्मवीर भारती की कहानी पर आपने बात की थी जी, आधी रात रेल के सिटी में। बिल्कुल। तो वो ममता का सुचक्र कहीं खंडित हो गया, तो उनकी पत्नी, कुमार साहब की पत्नी की आत्मा अतृप्त रह गई, तो उसका चेन रिएक्शन चल पड़ा, उनका बिहेवियर इनके लिए कठोर होता गया। फाइनली इतना कठोर हुआ कि ये घर छोड़ने पर बाध्य हो गए। लेकिन फिर छाया जब कुमार मिलते हैं, चाहे वो ढांचे में फिट नहीं होते, तलाक नहीं मिलता है कुमार को अपनी पत्नी से, फिर भी कहीं ना कहीं तृप्ति छाया और कुमार को एक दूसरे में मिलती है और ममता का सुचक्र फिर से प्रस्थापित हो जाता है। नहीं, जो छाया के पास जो ममता है, जो स्नेह है जी, उससे अंततः उनके बच्चों का भी कहीं न कहीं मन परिवर्तित हुआ है। आप देखें, पहले चाय लेने को तैयार नहीं थे वो, लेकिन अब जो चाय दी गई दे ले, और सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये भी कहा गया है कहानी के अंत में कि चलिए 2 बूंद आंसू ही सही, उनको ये श्रद्धांजलि तो मिली। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद है वो ममता है जी, वो स्नेह है जी। कानून, सामाजिक स्वीकृति, ये चीजें आवश्यक हैं, किंतु दे आर सेकेंडरी। अगर ममता और स्नेह ही रिश्ते में ना हो, चाहे कानूनी स्वीकृति हो भी, सामाजिक स्वीकृति हो भी, तो भी आपकी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। तो ये जो एक संदेश जो कहानी से उभर करके हमारे सामने आता है, तो सारे हमारे रिश्तों के ताने जो बाने हैं, जो भी रिश्ते हैं, उनको एक बार पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और यह ढूंढने की आवश्यकता है, यह टटोलने की आवश्यकता है, क्या ये ताने बाने ममता या स्नेह से बुने गए हैं, या सामाजिक स्वीकृति से बुने गए, या सिर्फ कानूनी स्वीकृति से बुने गए हैं? अगर ऐसे हैं तो इन तानों बानों को फिर से बुनने की आवश्यकता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संदर्भ में ये सोचे और ममता और स्नेह को जागृत करे रिश्तों में, तो शायद इस कहानी के मर्म तक हम लोग पहुंच पाएंगे। और ये कहानी बड़ी कलात्मक ढंग से लिखी गई है अजय जी, मालती जोशी जी की बहुत ही सफलतम कहानियों में से मैं इस कहानी को मानता हूँ। हाँ, जिस तरह से फ्लैशबैक में सारी बात है, मृत्यु से शुरू होती है, आधी रात से शुरू होती है ये भी कहानी, और फिर से वापस आके, और बड़ी कलात्मक ढंग से और अच्छे, बिल्कुल सुज्ञ भाषा है, कोई कठिनाई नहीं है भाषा की भी, और पात्रों का चित्रण भी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से और रियलिस्टिकली किया गया है। तो मैं यही कहूँगा मनोज जी कि चाहे किसी भी वजह से आत्माओं की जब अतृप्ति पैदा होती है, अलग अलग वजहों से हो सकती है, जैसा हमने कहा कि ढांचों में फिक्स होने की वजह से हो सकती है, या जबरदस्ती की वजह से हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसका उपाय तो यही है कि ममता के सुचक्र को फिर से प्रस्थापित किया गया, जिस तरह से छाया ने प्रस्थापित किया। और इसी तरह की एक अमृता प्रीतम की कहानी भी हम लेके आएंगे विनोद जी। जी बिल्कुल। वो है कि उधड़ी हुई कहानियां। जी, उधड़ी हुई कहानियां बहुत ही उधड़ी हुई कहानियां, उस पर आपसे अलग से हम चर्चा जरूर करेंगे। उसमें भी यही बात है पर अच्छे से हमारे श्रोता, हमारे दर्शक उस चर्चाओं को सुने, सोचें, समझें, चिंतन करें, और अपने राय से भी हमें अवगत कराएं। आप अपने ओपिनियंस, अपने विचार चैट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशंस लिखें, ताकि हम लोग और अच्छी कहानियां, अच्छे नॉवेल्स आप तक लेके आ सके और चर्चाएं लेके आ सकें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके सुझाव हमारे तक पहुंचते हैं राजेश जी। और इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं वही कहना चाहूँगा कि ये जो चेन रिएक्शन है,
कि ममता का सुचक्र जिसको हमने हिंदी में कहा, चलता रहे। कहीं कहीं जब ये खंडित हो जाता है तो बड़ी बुरी अवस्था होती है। फिर से उसको प्रस्थापित करना, यही मेरे ख्याल से रिश्तों का और सारे सामाजिक व्यवस्था का और व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वही इस चेन रिएक्शन को फिर से प्रस्थापित करना और चलायमान रखना। एक शेर है साहब में जी जी कि कैसा है ये दिल का रिश्ता, रिश्ता तेरा और मेरा, मेरा। रोता हूँ गर मैं यहाँ पर, तू उधर रोए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो बात है, ये जो सरोकार है, ये प्रस्थापित करना, देखिए कहते हैं इट इज रिन्यूड एवरी डे। एक बार ये बात नहीं है कि एक बार शादी हो गई, एक बार विवाह हो गया या एक बार प्रेम हो गया तो वो अनवरत चलता रहेगा खुद ब खुद, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें उसे रोज रिन्यू करना पड़ता है और सायास इट इज जस्ट renew लाइक अ करना प्लांट पड़ता दैट है। हैज टू बी वाटर्ड एवरी डे। जी, तो ये चलता रहे किसी तरह, यही हमें प्रयास करने चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हम संवेदनशील नहीं है रिश्तों के प्रति, जी। हम उनको ग्रांटेड लेते हैं। जी। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जी। छोटा सा पौधा भी लगाएं और वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, खुद ब खुद उसमें फूल और फल आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं। तो उसी प्रकार से रिश्तों को भी हमें केयर करना पड़ता है, जिसको मराठी के एक बहुत अच्छा वर्ड है, संगोपन करना संगोपन, पड़ता है। बिल्कुल। तो ये आप कहानी पर अपने विचार हमें बताएं और बहुत जल्द एक और किसी चर्चा के साथ आपके समक्ष हम लोग उपस्थित होंगे थ्रू लिटरेरी लेंस के इस चैनल में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की बातें